गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक अगेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ना होता है कि जो भी हमारा फिनोल है उसकी फिज़िकल स्टेट क्या है, मीन्स वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस किस फॉर्म में एग्जिस्ट वो करता है, उसका कलर क्या है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सोल्युबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करनी होती हैं। तो जो हमारा प्योर फिनोल होता है जनरली वो कलरलेस लिक्विड होता है या फिर कलरलेस सॉलिड होता है। मतलब प्योर फिनोल का कोई कलर नहीं होता, वो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद जब भी हम उसको एयर की प्रेजेंस में लेके आते हैं तो फिनोल है बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज फिनोल है वो हमें कलर इम्पार्ट करता है। अगर हम प्योर फिनोल लें उसका कोई कलर नहीं होता, इसलिए जब भी हम लैब में जो फिनोल यूज़ करते हैं उसका हमेशा कोई ना कोई कलर होता है, क्योंकि वो एयर की प्रेजेंस में आता ही है थोड़ा बहुत, और ऑक्सीडेशन की वजह से उसका कोई ना कोई कलर आ जाता है। तो ये था उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में। नेक्स्ट है उसकी सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो जो हमारे फिनोल्स हैं वैसे तो वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, पर जो हमारा बहुत ही कॉमन फिनोल है, जैसे ये वाला जो फिनोल है, ठीक है, बेंजीन के डायरेक्टली अटैच जो OH है, अगर सिर्फ ये वाला फिनोल है तो ये वाटर के अंदर सोलूबल भी होता है। और कुछ जैसे कि डाईहाइड्रिक या फिर ट्राईहाइड्रिक जो फिनोल्स हैं, मीन्स यहाँ पे एक ही OH अटैच है ना, तो 2 OH आ जाएँ या फिर 3 OH आ जाएँ, वो भी हल्के फुल्के स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। और बाकी अगर हम उसके नेचर की बात करें, मीन्स जहाँ जैसे OH अगर 2-3 आ गए तो उनके पास तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल हो गया ज़्यादा, तो इसलिए उनकी सोल्यूबिलिटी होती है। और बाकी जो भी हम सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल जो लेंगे, स्टीरिक इंटेंस की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बना पाता, इसलिए वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। पर जो ये सबसे प्राइमरी फिनोल है, ये मतलब सबसे जो है कम सब्स्टिट्यूटेड नेचर का फिनोल है, इसलिए ये हल्का फुल्का सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है फिनोल, किसी भी कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। तो जो फिनोल है, फिनोल का अभी मैं एसिडिक नेचर जब डिस्कस करूँगी तो वहाँ से बताऊँगी। फिनोल है वो हाईली एसिडिक नेचर का होता है, मतलब बहुत ईजिली वो H पॉजिटिव को डोनेट करता है। और अगर इसकी एसिडिक नेचर है तो ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट, दैट मीन्स ये कैपेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए अगर ये कैपेबल है तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अराइल हैलाइड से या फिर हाइड्रोकार्बन से बहुत ज़्यादा होता है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से। तो ये थी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़। अब हम डिस्कस करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल मीन्स फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर होता है या नहीं होता है, और होता है तो क्यों, तो जो इसका एसिडिक कैरेक्टर है वो क्यों, किस रीजन्स की वजह से होता है। देखो, अगर हमने किसी भी कंपाउंड का ये देखना है कि वो एसिडिक नेचर उसकी है या नहीं, तो हमने क्या करना है, जैसे कि फिनोल के केस में है, ठीक है, ये है फिनोल, और एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो हम क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर मीन्स इसकी कैपेबिलिटी H पॉजिटिव को डोनेट करने की। अब ये H पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। अब जो ये कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन।
ठीक है। तो देखो किसी का ये मैंने आपको कई बार बताया है कि हर कोई रिएक्शन जो भी यूनिवर्स के अंदर होती है, कुछ भी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो स्टेबल बन रहा है या नहीं। मतलब हम वही काम करना पसंद करेंगे जिसमें हम स्टेबल फील करें। ऐसे ही वो ही रिएक्शंस अकर होती हैं जिसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। तो अगर जो ये था फिनोल की इस जब हमारी जो एसिडिक क्लीवेज की जो रिएक्शन होगी उसके बाद फिनोक्साइड आयन और H पॉजिटिव बनेगा। अगर जो ये फिनोक्साइड आयन बना है ये फिनोल से अगर ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एसिडिक नेचर होगी, और अगर ये इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो इसकी एसिडिक नेचर नहीं होगी। तो रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन की वजह से जो फिनोल है उसकी ज़्यादा एसिडिक नेचर होती है। जैसे ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो फिनोल है उसकी भी रेजोनेटिंग फॉर्म बना के देखेंगे, और जो हमारा फिनोक्साइड आयन है उसकी भी रेजोनेटिंग फॉर्म बना के देखेंगे। ये है फिनोक्साइड आयन और ये है फिनोल। अब देखो इन दोनों की हम रेजोनेटिंग फॉर्म बना के देखेंगे। देखो जैसे इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, इसने अपना एक लोन पेयर इधर डोनेट किया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, और देखो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर। अगर आपसे एसिडिटी का क्वेश्चन पूछता है पेपर में तो आपको ये सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखानी है। अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर। ठीक है, ये बनी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी, फिनोल की। अब फिनोक्साइड आयन की बनाते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था और उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, दैट मीन्स ऑक्सीजन बिकम न्यूट्रल, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखो 4 रेजोनेटिंग, अगर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी देखनी है तो एक तो हमने देखना है कि जो भी हमारी रेजोनेटिंग फॉर्म बनी है उनमें से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म किसकी बनी है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कितनी रेजोनेटिंग फॉर्म बनी है। जैसे फिनोल है उसकी 4 रेजोनेटिंग फॉर्म बनी है, ऐसे ही फिनोक्साइड आयन की 4 रेजोनेटिंग फॉर्म बनी है, तो दोनों की इक्वल बनी है, तो इस बेसिस पे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। वैसे अगर जैसे इसकी 5 बनती, इसकी 4 बनती, तो जिसकी ज़्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म बनती है वो ही हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है। क्लियर है, तो यहाँ पे तो दोनों सेम ही बनी है। अब हम देखेंगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी हुई है उनमें से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे ना ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो ये 3 मेंबर हैं, इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से कैप्चर करने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, मीन्स इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, पर ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जो ये हमारे 3 एटम्स होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों के अगर तीनों इनमें से तीनों में से अगर किसी के ऊपर भी अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर मानी जाती है। तो यहाँ पे देखो हर जो भी हमने रेजोनेटिंग फॉर्म बनाई है सब में ऑक्सीजन, बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे न्यूट्रल। तो इन चारों स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में ये जो 4 स्ट्रक्चर्स बनी हैं ये अनस्टेबल हैं, थोड़ी सी कम स्टेबल हैं, इसलिए जो फिनोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी फिनोल के कंपैरिजन में ज़्यादा मानी जाती है। और इस रेजोनेंस की, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव चार्ज के स्टेबलाइजेशन की वजह से ही जो फिनोल है उसकी बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर होती है। क्लियर है। उसके बाद जो ग्रुप्स हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, अगर हम
इसकी कंपैरिजन करें अल्कोहल के साथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल विद फिनोल। ठीक है, हम अगर क्या करें, अल्कोहल की एसिडिक नेचर का कंपैरिजन अगर हम फिनोल के साथ करें, क्या हम अल्कोहल की एसिडिक नेचर का कंपैरिजन अगर हम फिनोल के साथ करें तो अल्कोहल की एसिडिटी ज़्यादा है या फिर फिनोल की एसिडिटी ज़्यादा है। देखो, जैसे हमने एक ये सबसे सिंपल अल्कोहल ले लिया है और इसकी अगर हम आयन बनाएं तो इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, और फिनोल के केस में क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन। तो जो फिनोक्साइड आयन है वो तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, उसकी 4 रेजोनेटिंग फॉर्म बन रही है। दैट मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज था ये डिस्पर्स हो रहा है, मतलब खाली इस ऑक्सीजन के ऊपर ना बैठ के पूरी की पूरी रिंग के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। रिंग के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है। पर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर ही रहेगा, बल्कि जो हमारे अल्कोहल है उनके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट है इसके ऊपर इस चार्ज को इंटेंसिफाई ही करेंगे। इंटेंसिफाई करेंगे तो ये चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा तो इसकी नेचर कैसी होगी, अनस्टेबल। अनस्टेबल नेचर, दैट मीन्स अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन फिनोल। क्लियर है इतना? रीज़न क्या बताना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पेपर में कि बताओ अल्कोहल और फिनोल के अंदर कौन सा जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम क्या बताएंगे कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ तो बनता है एल्कोक्साइड आयन, पर जब हम रिएक्शन कराते हैं फिनोल की किसी भी बेस के साथ तो बनता है फिनोक्साइड आयन। और जो फिनोक्साइड आयन्स है, फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ड्यू टू विच द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम डिस्पर्स्ड ऑन द ऑल द एटम्स ऑफ द रिंग। तो उसकी वजह से जो ये नेगेटिव चार्ज है कि डिस्पर्जन की वजह से ये जो फिनोक्साइड आयन है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और एल्कोक्साइड आयन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, पर रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हर कोई अल्कोहल फिनोल के कंपैरिजन में लेस एसिडिक होता है। ये था इसका रीज़न। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उसके बाद है पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे देखो, फिनोल है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट on the acidity of phenol, effect of substituent on the acidity of phenol। देखो, अभी मैंने बताया कि जब भी हम फिनोल के किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनोक्साइड आयन बनता है, और फिनोल के केस में जो फिनोक्साइड आयन बना है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे ना, खाली एक ही एटम के ऊपर ना रह के वो पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए जो फिनोक्साइड आयन है वो स्टेबल नेचर का होता है। अब देखो, अगर जैसे मैं इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूँ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, तो वो क्या करेंगे, तब ये रिंग, वैसे तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही थी ऑक्सीजन से, पर अगर मैं इसके ऊपर जैसे NO2 ग्रुप लगा दूँ, NO2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये बहुत अच्छे से इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगी, तो जो हमारा फिनोक्साइड आयन इस केस में बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। मींस जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ग्रुप के अंदर रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे अगर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो CH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, अपने ही इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर देगा। रिंग को डोनेट कर देगा तो रिंग ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रॉन्स को लेगी, तो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, तो फिनोक्साइड आयन क्या बनेगा, कम स्टेबल। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग के ऊपर अटैच है तो उसकी एसिडिटी फिनोल के हमारा जो नॉर्मल फिनोल है उसके कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिटी को इंटेंसिफाई करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। क्लियर है इतना? ये था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो, मैंने बताया था कि जो हमारा
कोई भी है एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसमें हम 3 पोजीशंस को डिसाइड करते हैं, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन। तो जैसे और जो ये सारी पोजीशन है किसी ना किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। जैसे अगर ये OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी बिल्कुल एंटी वाली पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा, इसकी नेक्स्ट वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, और इसकी नेक्स्ट वाली पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा। क्लियर है? तो अब हम करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑर्थो पे प्रेजेंट है तो ज़्यादा इफेक्ट देगा, या फिर मेटा पे प्रेजेंट है तो ज़्यादा इफेक्ट देगा, या फिर पैरा पे प्रेजेंट है तो ज़्यादा इफेक्ट देगा। मींस ये जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं बेंजीन रिंग के OH ग्रुप के रिलेटिव, उसमें उनकी पोजिशन का क्या इफेक्ट होएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैं लेके चलती हूँ एग्जाम्पल ये, ठीक है। अब देखो Cl कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसके थ्रू, -I इफेक्ट्स के थ्रू। -I इफेक्ट देखो, अब मैं यहाँ पे ये +I -I, ये ऑर्गेनिक का बहुत ही बेसिक है, ये आपको पहले आना चाहिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो जो Cl है उसका -I इफेक्ट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है -I इफेक्ट के थ्रू, -I इफेक्ट के थ्रू खींचता है ये इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑर्थो वाले का इफेक्ट सबसे ज़्यादा आता है, फिर मेटा वाले का, और फिर पैरा वाले का। सबसे ज़्यादा ऑर्थो वाले का। Cl कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज़ करेगा। और अगर Cl कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑर्थो पे प्रेजेंट है, तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मेटा पे प्रेजेंट है तो फिर उससे ज़्यादा, पैरा पे प्रेजेंट है तो फिर उससे कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, और फिर नॉर्मल फिनोल। क्लियर है इतना? क्योंकि जो -I और +I इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, वो डिस्टेंस के साथ उनकी जो पावर है वो डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें रेजोनेंस की, जैसे कि देखो ये है हमारे पास OH, ठीक है। देखो इसमें कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब देखो जैसे जो हमारा NO2 भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे। मींस इन सब की एसिडिटी नॉर्मल फिनोल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे देखो, जो हमारा ये अब इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है -R इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर डोमिनेट करता है, सबसे ज़्यादा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और फिर पैरा पोजीशन के ऊपर। कहीं कहीं पे ये इफेक्ट उल्टा भी आ जाता है, पैरा डोमिनेट करता है ऑर्थो के कंपैरिजन में, और सबसे कम इफेक्ट होता है मेटा का। ये 2 पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, ऑर्थो पैरा मेटा या फिर पैरा ऑर्थो मेटा। तो मतलब जो रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो +R हो या फिर -R हो, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर ही डोमिनेट करता है। मेटा तो हमेशा लास्ट में ही आता है। अब देखो यहाँ पे NO2 है, क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला इफेक्ट डोमिनेट करेगा। NO2 है, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, इसलिए यहाँ पे पैरा ऑर्थो मेटा वाला, सबसे ज़्यादा एसिडिटी पैरा की, फिर ऑर्थो की, फिर मेटा की। तो ये था हमारा एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल के बारे में। कल हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। कुछ नेम रिएक्शंस है, क्लेजन रीअरेंजमेंट, जिसमें फिनोल एज ए रिएक्टेंट यूज़ होता है और उनका किसी पर्टिकुलर नाम से ही वो रिएक्शंस पेपर में आती है। तो कल हम वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।